हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। एनसीईआरटी का फोर्थ लेसन है, फोर्थ चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें एक्चुअली हम लोग क्या स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जब देखेंगे तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स को धीरे धीरे करके आगे समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह का रिएक्शन पे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक रिएक्शन पे स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रिएक्शन को हम लोग अगर स्पीड के हिसाब से देखें तो 3 प्रकार का स्पीड होगा। एक वेरी फास्ट रिएक्शन हो सकता है, एक वेरी स्लो रिएक्शन हो सकता है और एक मॉडरेट रिएक्शन हो सकता है। दोनों के बीच में एक ना तो ज्यादा फास्ट हो ना तो ज्यादा स्लो हो, मॉडरेट। हम लोग इस चैप्टर में केवल और केवल स्टडी जो करेंगे केवल मॉडरेट रिएक्शन के बारे में करेंगे। हम लोग ना तो वेरी फास्ट के रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे जो बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाए, उसमें पता ही नहीं चलेगा कब प्रोडक्ट बना, क्या हुआ नहीं हुआ। और जो बहुत स्लो चले मॉडरेट रिएक्शन तो इजीली हम पता कर सकते हैं। एक रस्टिंग ऑफ आयरन सुने होंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन में समस्या क्या है कि बहुत धीरे धीरे धीमा गति से होता है। 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है, या बहुत कम समय तो नहीं लगेगा, उसमें हमेशा कितना ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है जिसपे आप स्टडी नहीं कर पाइएगा। स्टडी उसी चीज का होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम में हो जाए या पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाए, उसी का हम लोग स्टडी कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ही है काइनेटिक्स, इसका मतलब है स्पीड के बारे में हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। केवल और केवल किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्पीड के बारे में। तो यहां से हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इसमें हम लोग करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली हम लोग इसमें पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। पूरा चैप्टर आपका इसी पर बेस्ड ऑन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आर से डिनोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा चैप्टर जो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग इसके बाद इसके बारे में भी पढ़ेंगे कौन सा फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो दोनों के बारे में जनरली पूरा चैप्टर पे स्टडी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली जब हम रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर देखिएगा तो हम लोग रिएक्शन जानते हैं। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट है और इधर वाले पार्ट को आप क्या बोलिएगा? प्रोडक्ट है। मतलब 2 ही पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। समय के साथ जैसे जैसे समय आप बढ़ाइएगा रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे घटता है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि जब हम लोग इनिशियल टाइम पे होंगे तो उस समय अमाउंट मैक्सिमम होगा। मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और यहां पर घट के कितना हो रहा है, मान लीजिए 0 है अभी, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में आपका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा, मैक्सिमम अमाउंट में रिएक्टेंट लिए हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा उसी तरह करके आप अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट आपका डिक्रीज होगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जितना रिएक्टेंट आपका घटेगा, x अगर यहां घट रहा है तो इधर वाला पार्ट x बढ़ेगा, इधर अगर 2x घटेगा तो इधर भी बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू इसमें मोलर कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि यहां पर कितना बढ़ेगा। अगर यहां मोलर कोफिशिएंट 2 होता तो 2x बढ़ता, 3 होता तो 3x बढ़ता, यहाँ 1 है तो 1x घटेगा, 2 होता तो 2x घटता। ये डिपेंड करता है आप कितना मोल आपके पास है। अगर 2 मोल होता तो 2x घटता। ये आपका एक क्या हो गया, पैटर्न हो गया कि कोई भी रिएक्टेंट अगर रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है उसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है और एक का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहां से जब हम देखेंगे तो इसमें इसका अमाउंट धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
अमाउंट इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इधर वाला अमाउंट अगर देखिएगा तो अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब समय के साथ एक अमाउंट बढ़ेगा और समय के साथ एक अमाउंट घटेगा। अब बात आया कि इसमें जो भी अमाउंट घट बढ़ रहा है उसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, कभी भी केमिस्ट्री में किसी भी चीज का अमाउंट को हम लोग कंसंट्रेशन से दिखाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग जब भी बोलेंगे घट रहा है या तो बढ़ रहा है, तो केवल और केवल यहाँ डिक्रीज या इंक्रीज जो होगा, यहाँ या तो डिक्रीज होगा या आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज। ये जो होता है केवल कौन सा पार्ट होता है, कंसंट्रेशन। इस पार्ट को हम लोग कंसंट्रेशन नाम से जानेंगे। कंसंट्रेशन बोलिए, या इसको आप मोलेरिटी भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मोलेरिटी नाम से भी जानेंगे। और या इसको मोलेरिटी बोलिए या इसको एक्टिव मास भी बोलिए। तो इसको कभी कभी एक्टिव मास भी कहीं लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा उसका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। या आपको कभी ब्रैकेट के अंदर कुछ मिल जाए, इसको भी हम लोग समझेंगे कंसंट्रेशन है। या कहीं पर मोल पर लीटर मिल जाए, इसका मीनिंग भी समझेंगे हम लोग क्या है, कंसंट्रेशन। मतलब इस रिएक्शन, इस चैप्टर में जब भी हम रिएक्शन का चर्चा करेंगे, या तो डिक्रीज होगा अमाउंट या तो इंक्रीज होगा अमाउंट, तो हमेशा रिएक्टेंट समय के साथ डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, उसमें जो यूज करने वाले हैं उसमें केवल और केवल हम लोग कंसंट्रेशन का चर्चा करेंगे। और कंसंट्रेशन को नेक्स्ट मीनिंग से हम लोग जानेंगे मोलेरिटी, या तो एक्टिव मास, या तो आप जानिएगा इसको क्या जानिएगा, आपको मोल पर लीटर हो जाएगा। तो मोल पर लीटर बोलेंगे, या तो इसको कंसंट्रेशन बोलेंगे, या तो इसको मोलेरिटी बोलेंगे, या तो इसको एक्टिव मास बोलेंगे, या तो इसको क्या बोलिएगा, मोल पर लीटर बोलेंगे। तो इस तरह करके हम लोग इसको देखेंगे और धीरे धीरे करके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं कि हम लोग इसके बाद क्या इसमें देखना है, कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्चुअली चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज कर रहा है, आपका रिएक्टेंट भी चेंज कर रहा है और इधर प्रोडक्ट भी चेंज कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों चेंज कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज होगा कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग दो ही टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको फैक्टर इफेक्टिंग, कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट कर सकता है, किस रिएक्शन का रेट को किस तरह एनालाइज करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पार्ट में। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि इसके बाद वाला पार्ट पे हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यहां से देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन आर, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका यूनिट क्या होगा और इसको हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या देखेंगे, चेंज। हम लोग तो चेंज देख रहे थे, रिएक्टेंट में भी चेंजिंग हो रहा था, प्रोडक्ट में भी चेंजिंग हो रहा था, उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहां से देखते हैं द चेंज, यहां देखेंगे द चेंज इन कंसंट्रेशन। हमेशा बोले थे जब भी चर्चा करेंगे किसका चर्चा करेंगे, कंसंट्रेशन का। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसी का भी हो सकता है, रिएक्टेंट का भी हो सकता है, या आपका किसका हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। मतलब चेंज करेगा कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का भी हो सकता है या तो प्रोडक्ट का भी हो सकता है, पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में कोई भी चेंजिंग होना चाहिए, तो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन में चेंजिंग होगा
और कंसंट्रेशन किसी भी चीज का चेंज हो सकता है, या तो रिएक्टेंट का होगा या तो प्रोडक्ट का होगा पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से हमको पता चल गया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से कभी भी रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम लोग फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रेट कभी भी नेगेटिव आपका नहीं होना चाहिए। रेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रेट नेवर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए अब अगला पार्ट पढ़ते हैं, यूनिट। सबसे यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहां से हम लोग चलते हैं यूनिट पे। यूनिट ऑफ रेट, यहां से देखेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट निकालने का मतलब ही है, आपको बोला है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब रेट बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन बोलिए इसको। तो यहां से चेंज इन कंसंट्रेशन और नीचे आ गया पर यूनिट टाइम। पर का मतलब भागा दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से आपका आ गया पर यूनिट टाइम। तो यहां पर नीचे क्या लेना है, टाइम लेना है। ठीक है, टाइम जो भी होगा 4 सेकेंड 5 सेकेंड के बीच में जो भी आएगा उसी को हम लोग लेना है, चेंज इन कंसंट्रेशन। और नीचे जो लेना है टाइम, टाइम इंटरवल में भी हो सकता है। इंटरवल का मतलब हो गया बीच में, 2 और 4 के बीच में कुछ भी देगा। तो यहां से हमको पता चल गया टाइम इंटरवल हो सकता है। और हम लोग जानते हैं अभी कंसंट्रेशन का यूनिट पढ़े थे मोल पर लीटर। तो यहां से हमको पता चल जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट जानते हैं सेकेंड होता है। तो इसका यूनिट हो गया आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया आपका यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब दोनों चीज को जान गए कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्सीलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस पे चलते हैं, सोचने का कोशिश करते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो यहां से अगर आप देखिएगा रेट का फॉर्मूला अगर हम लोग जनरली लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, आर को अगर डिनोट करने का कोशिश करिएगा तो यहां पर लगा सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव केवल बताएगा किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। उसी के लिए यहां पर हम लोग प्लस माइनस देंगे। और रेट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। हम लोग प्लस और माइनस केवल इसलिए लगा रहे हैं कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा था इसलिए माइनस लगा रहे हैं, और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था इसलिए उसमें प्लस यूज करेंगे। ठीक है, और रिएक्शन में कभी भी रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। बस एक्चुअली आपका मीनिंग बताएगा कौन इंक्रीज किया है समय के साथ और कौन डिक्रीज किया है समय के साथ। तो यहां पर आप लगा सकते हैं डेल्टा सी कंसंट्रेशन हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटरवल, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डीसी डिवाइडेड बाय डीटी, दोनों मीनिंग होते हैं। अब बात आया कि यहां पर हम लोग डेल्टा यूज किए हैं और यहां पर डी यूज किए हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है। डेल्टा जब भी यूज करिएगा हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट को नहीं बताता है, एवरेज रेट को बताता है। ना डेल्टा अगर कहीं लगा हुआ है तो 2 तरह का रेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ में भी देखेंगे हमेशा रेट को 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो पहला, अगर डेल्टा कहीं लिखा मिल जाए, यहां नोट में लिखते हैं, अगर आपको कहीं डेल्टा मिल जाए लिखा हुआ, ये हमेशा कौन सा रेट को दिखाएगा, एवरेज रेट को। तो यहां से हम लोग पता कर लेंगे कौन सा रेट है, एवरेज रेट है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, डेल्टा से डिनोट होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में हो, जैसे 2 बजे से 3 बजे के बीच में क्या घटना हुआ है, या सुबह 6 बजे से शाम के बीच में क्या घटना हुआ है, मतलब बीच में गैप हो, इंटरवल हो, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। तो ऐसा कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन या ऐसा कोई भी चेंजिंग जो इंटरवल में हो, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज रेट को भी डिफाइन करते हैं। तो यहां से हमको पता चल गया एवरेज रेट क्या हो सकता है। तो ऐसा कोई भी होगा चेंज इन कंसंट्रेशन,
चेंज तो होना चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहां से हमको पता चल गया चेंज इन कंसंट्रेशन इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां से हमको पता चल गया लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में हो, इसका मतलब बीच में गैप है। तो ऐसा कोई भी चेंजिंग कंसंट्रेशन में हो जो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में हो, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपके बीच में समय होगा, इसमें दो समय लेना होगा। टाइम अगर है तो पक्का है इसमें टाइम का इंटरवल होगा, मतलब आप T1 से लेके कहां जा रहे हैं, T2 के बीच जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको डेल्टा टी लिखेंगे और डेल्टा टी आसानी से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी जब निकालिएगा तो यहां आ जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, और इसके बाद अगर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन तो हमेशा चेंज होगा। तो यहां से कंसंट्रेशन अगर है तो मान लीजिए गया है C1 से गया है C2। ठीक है, तो यहां पर अगर डेल्टा C निकालने जाइएगा तो यहां पर आ जाएगा C2 माइनस C1। तो इस तरह करके हम लोग डेल्टा C भी निकाल सकते हैं। लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम है तो बीच का टाइम में गैपिंग है, तो गैपिंग आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहां रेट लिखना था तो रेट बराबर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा C बाय यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा T। इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको कौन सा रेट बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा अगर कहीं लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाएंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहां पर हमको टाइम के बीच में गैपिंग मिलेगा, इंटरवल मिलेगा, आप उसको घटा के निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ टाइम यहां पर आपको एक्चुअली मिलेगा। अब बात आया जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, पहला इंपॉर्टेंट है, अगर एवरेज रेट पढ़ रहे हैं प्लस माइनस क्यों यूज किए, तो प्लस माइनस केवल बता रहा है कि समय के साथ कोई घटा है और समय के साथ कोई बढ़ा है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। पॉजिटिव साइन जो है यहां पर, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव साइन आपका केवल और केवल इंडिकेट करता है, कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा। पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्या इंडिकेट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज किया है विथ टाइम। टाइम के साथ आपका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन धीरे 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 करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से पता चल गया पॉजिटिव साइन केवल आप इंडिकेट करने के लिए लगाए हुए हैं, क्योंकि रेट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो बस पॉजिटिव और नेगेटिव केवल इंडिकेट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसका मतलब पॉजिटिव साइन किसके लिए यूज होगा, केवल और केवल प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे। और इसके बाद एक साइन और है, यहां पर नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन जो होगा इंडिकेट करेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ, क्या होना चाहिए, यहां से आ गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डिक्रीज। तो यहां पर पता करेंगे डिक्रीज और विथ टाइम, मतलब एक टाइम के साथ घट रहा है और एक टाइम के साथ बढ़ रहा है। बस यही इंडिकेट करने के लिए हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं या तो पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं। ठीक है, तो डेल्टा का मीनिंग समझ गए। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एवरेज को डिनोट करता है। जब दो टाइम के बीच में इंटरवल हो, गैप हो, उस समय हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। दैट रेट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और यहां प्लस माइनस के साथ यूज करते हैं। प्लस माइनस का मीनिंग भी समझा दिए कि जब कोई चीज घटे तो हमेशा नेगेटिव लेना है, जब कोई बढ़े तो पॉजिटिव लेना है। रिएक्टेंट हमेशा घटता है तो रिएक्टेंट के साथ केवल और केवल नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और नेगेटिव साइन केवल इंडिकेट करता है, कभी रेट का साइन को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम लोग इसमें देखते हैं दूसरा जो डी यूज किए हैं, फिर ग्राफ पे चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसका अगला पार्ट क्या होगा। तो हम लोग एक बार देख लिए, डेल्टा का मीनिंग को समझे और डेल्टा का मीनिंग हम लोग इजीली समझ पाए क्या हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डी के बारे में। डी किसको डिनोट कर रहा है, तो
तो यहां के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, डी के बारे में सोचेंगे। डेल्टा के बारे में पूर्णतः डिस्कस कर चुके हैं क्या हो सकता है। अब चलते हैं डी को क्या बोलेंगे, डी को किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ग्राफ पे कोशिश करेंगे उसको समझने का। तो यहां जो हम लोग डी लिखे थे, डी जो है केवल इंस्टेंटेनियस में लगाते हैं, हमेशा इंडिकेट करेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमेशा रिएक्शन को किसको दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं कौन सा रेट को दिखाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा किसको दिखा रहा था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी डी कहीं मिल जाए तो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा। इसमें खास बात क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज तो होगा कंसंट्रेशन में, चेंज इन कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम का मतलब है आपका इंटरवल नहीं बता रहे हैं, तो यहां पर हो गया पर्टिकुलर टाइम। 2 बजे है तो 2 बजे, 2 सेकेंड में है तो 2 सेकेंड, मतलब इसमें आपको इंटरवल नहीं दिखेगा, तो आप घटा भी नहीं सकते हैं। जब घटाइएगा नहीं तो भागा करने में दिक्कत है, क्योंकि चेंज बन रहा है तो चेंज में समस्या आ जाता है। क्योंकि डेल्टा में कोई समस्या नहीं था, क्योंकि ऊपर भी चेंजिंग था नीचे भी चेंजिंग था, दोनों में इंटरवल था। इसमें कंसंट्रेशन तो चेंज किया लेकिन टाइम जो बोला फिक्स कर दिया। देखिएगा कैसे कंसंट्रेशन बोल रहा है आपका, कंसंट्रेशन तो यहां से बोल रहा है, कंसंट्रेशन बोला है चेंज किया है, पक्का है C1 से कहां गया होगा, C2 गया होगा। तो यहां आप डेल्टा C निकाल सकते हैं, C2 माइनस C, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि C2 माइनस C1 तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब टाइम ही पर्टिकुलर कर दिए हैं तो 2 पॉइंट कंसंट्रेशन पे कभी जनरेट नहीं हो सकता। यहां पर गलती कर सकते हैं, इसलिए चेंज बताए हैं लेकिन चेंज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है, उस घटना को हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है इसमें समय भी फिक्स रहेगा और उस समय पर क्या कंसंट्रेशन है उसको डिसाइड करना है, तो वहां का हमको निकालना है रेट। तो देखेंगे तो यहां पर मान लीजिए कंसंट्रेशन, मान लीजिए चेंज होके आ रहा है आपका C, कुछ ना कुछ आया होगा C, और टाइम भी आपका फिक्स कर दिया है, टाइम भी फिक्स कर दिया है यहां पर क्या T। यही समस्या है, मतलब C भी आपका फिक्स हो चुका है, इंटरवल तो है नहीं कि चेंज होगा, क्योंकि अगर इसका इंटरवल होगा तभी कंसंट्रेशन का इंटरवल हो सकता है। आप जब टाइम को फिक्स कर दिए हैं तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन का पॉइंट भी क्या है, फिक्स हो गया। अब हमको चेंज बोल रहा है निकालने के लिए, मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसका चेंज अगर निकालिएगा वही पॉइंट है C दोनों होगा, C माइनस C 0 हो जाएगा, T माइनस T 0 हो जाएगा। तो इस फिक्स पॉइंट का कभी चेंज नहीं निकाल सकते, और जिस चीज का आप चेंज नहीं निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, जब किसी भी चीज का चेंज नहीं निकले, जब किसी भी चीज का चेंज नहीं निकले तो हमेशा एक टेंजेंट खींचते हैं, हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, एक टेंजेंट बाहर आएगा, उसी टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जब भी कोई चेंजिंग हो रहा है तो मान लीजिए यहां कोई कर्व है, ठीक है, अगर चेंजिंग है तो पक्का है आपको क्या बोला है, एक पॉइंट है। तो अगर कोई पॉइंट है तो पर्टिकुलर पॉइंट से एक टेंजेंट खींच सकते हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट से आप क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट, क्योंकि फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट में दोनों चीज आपका फिक्स है। तो यहां से देखिएगा, यहां से फिक्स कर दिए, मान लीजिए टाइम T है और ये आपका क्या है, C है। इसमें तो आप चेंज नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि C में C घटाइएगा 0 हो जाएगा, T में T घटाइएगा 0 हो जाएगा, समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर फिक्स किया है उसी पॉइंट से हम एक टेंजेंट खींचेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो यहां से हम लोग एक टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट जो खींचेंगे इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस टेंजेंट का हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्लोप। मैथ्स में पढ़े होंगे, इसका कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे इसका स्लोप। तो जब स्लोप कैलकुलेट करिएगा, ये जो स्लोप निकालते हैं एक्चुअली टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन थीटा।
और टेन थीटा प्लस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव होगा, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव होगा। टेंजेंट तब खींचते हैं जब हम लोगों को एक पॉइंट दे जहां से डिफरेंस नहीं निकले, उस समय उस कर्व पे जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको डिनोट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे। उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो टेन थीटा के बराबर होता है, और इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टेन थीटा के बराबर होगा, और टेन थीटा जो होता है हम लोग जानते हैं P बाय बी होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जब एक ट्रायंगल खींचेंगे तो यहां से आप ट्रायंगल खींच सकते हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट का क्या करिए, टेंजेंट का जो है ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे, ट्रायंगल से P बाय बी वैल्यू निकलेगा, उसको हम लोग देखेंगे। बस अभी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं टेंजेंट तब खींचना है जब किसी भी रेट में बोले कि पर्टिकुलर टाइम में क्या चेंजिंग हो, क्योंकि यहां चेंजिंग दिखेगा नहीं, तो उसमें हमेशा टेंजेंट का यूज करते हैं, और टेंजेंट निकाल के उसका स्लोप निकालेंगे, और जो स्लोप का वैल्यू होगा हमेशा वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। तो इसको हमेशा डिनोट करते हैं बराबर प्लस माइनस डीसी बाय dt। यही बराबर होता है टेंजेंट का स्लोप। एक्चुअली डीसी बाई dt क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसी को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा किसके बराबर होगा? प्लस माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो टेंजेंट तब खींचना है जब हम लोगों को पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बोले, तो इसका वैल्यू हमेशा प्लस माइनस किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए ग्राफ से समझाने का कोशिश करते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इजीली पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं कि दो प्रकार का रेट हो सकता है। एक एवरेज रेट होगा जिसमें इंटरवल होगा, एक इंस्टेंटेनियस रेट होगा जिसमें इंटरवल नहीं होगा, और जिसमें इंटरवल नहीं होगा उसमें टेंजेंट लेना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंस जीरो हो जाएगा, C माइनस सी जीरो, क्योंकि एक ही पॉइंट है, डिफरेंस निकालना है, तो हमेशा टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ में समझने का कोशिश करते हैं। तो एक ग्राफ से हम समझाने का कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ग्राफ में एक पर्टिकुलर ग्राफ लेते हैं, और उसी ग्राफ में दोनों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट भी समझने का कोशिश करेंगे, और आप एवरेज रेट भी इसी में समझाएंगे। मान लीजिए यदि आपका कोई रिएक्टेंट होता है, ग्राफ जो है मान लेते हैं रिएक्टेंट का, ग्राफ यदि रिएक्टेंट का, जानते हैं रिएक्टेंट शुरुआती दौर में मैक्सिमम वैल्यू था, इसका मतलब है मैक्सिमम से वैल्यू नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, इस तरह करके चला गया, एक ग्राफ बना। ग्राफ किसके बीच बनेगा? ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन के बीच, और यहां पर बनेगा टाइम के बीच। ग्राफ हमेशा जब भी बनेगा कंसंट्रेशन और टाइम, क्योंकि रेट का डिफिनेशन ही होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच बनता है। अपर वाला वैल्यू को हमेशा वाई एक्सिस लेते हैं, और डाउन वाले वैल्यू को हमेशा एक्स लेते हैं। अब बात आया यहां से जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो डिक्रीज हुआ, स्लाइटली डिक्रीज किया है, यहां पर डिक्रीजिंग वैल्यू है, ये हमेशा समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। अगर कोई चीज डिक्रीज करे तो हमेशा उसमें नेगेटिव साइन लेते हैं, ये तो पता चल गया, रिएक्टेंट है, नेगेटिव साइन यूज होगा। चलिए इसमें एवरेज रेट अगर होता तो हमेशा 2 पॉइंट लेते। कितना पॉइंट लेते? 2 पॉइंट। एवरेज रेट के लिए हमेशा 2 पॉइंट लेंगे। यहां से दोनों पॉइंट को यहां से देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो यहां से हम लोग कर दिए। तो जब इस ग्राफ को देखिएगा तो इस ग्राफ में दोनों पॉइंट फिक्स है, इसको मान लीजिए T1 है, इसको मान लीजिए T2 है, कर दिए। अगर ये T2 है तो यहां पर मान लीजिए C2 है, ये T1 है तो यहां पर मान लीजिए C1 है, फिक्स हो गया। तो हमको बोला है इसके बीच में क्या रेट हुआ होगा, तो इस बीच में जो रेट है तो इंटरवल आ चुका है, तो इस रेट को हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट। तो इसको हम लोग एवरेज रेट से जानेंगे, जिसको बोलेंगे माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T, या इसको लिख सकते हैं माइनस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1।
इस तरह करके भी देख सकते हैं, क्योंकि दो इंटरवल आया, वही बोल रहे थे इंटरवल जब आ जाए तो हमेशा एवरेज को डिनोट करता है। लेकिन अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस को समझने का कोशिश करते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या बोलता है, अगर इसी पॉइंट पे आपको निकालना, पर्टिकुलर पॉइंट, एक ही पॉइंट दिया तब तो समस्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर दे दे तब तो समस्या इसलिए हो गया, बोला है यहां पर कुछ टाइम्स टी ले लीजिए, यहां पर मान लीजिए यहां पर क्या ले लेते हैं सी। अब समस्या क्या है, इसमें 2 टाइम दिया था, घटा दिए, इसमें घटाइएगा 0 हो जाएगा। तो हमेशा जब इस तरह का सिचुएशन दे दे तो हमेशा क्या करते हैं, यहां से एक टेंजेंट खींचेंगे, यहां से क्या कर देंगे, टेंजेंट खींच दिए। मतलब टेंजेंट तब खींचना है, यहां से हम एक क्या कर दिए हैं, यहां टेंजेंट ले लिए। टेंजेंट तब लेना है जब पर्टिकुलर पॉइंट, सिंगल पॉइंट दे, और यहां से क्या करिए, एक लाइन खींच के ट्रायंगल फॉर्म करिए, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म जब तक नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रायंगल छोटा बड़ा होता रहेगा, इसमें तो कोई फिक्स नहीं है। एक टेंजेंट से ट्रायंगल खींचे, ट्रायंगल कहीं भी खींच कर सकते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये वेरिएबल है, यहां से टेंजेंट खींचे, इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है, थीटा मानिए, हमेशा टी के साथ थीटा। तो इसको मान लीजिए चेंज हो रहा है, dt मानिए, जानते हैं हम लोग जब भी कोई चीज इमेजिन करके करते हैं तो उसमें dt लगा देते हैं, और यहां इसको मान लेते हैं dc चेंज हुआ है। और इसका जो स्लोप होगा हमेशा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। तो ये जो टेंजेंट होगा यहां पर आ जाएगा r इंस्टेंटेनियस रेट को RINST लिखते हैं, और यहां पर आ जाएगा -tan थीटा, -tan थीटा, और -tan थीटा P/B। तो हम लोग जानते हैं थीटा सटा हुआ को बोलते हैं B, और इससे सामने वाले को P। तो यहां से जो आएगा R इंस्टेंटेनियस रेट का वैल्यू आएगा -dc/dt। इसमें हम C2 - C1 यूज नहीं कर सकते। तो ये पूरा डिस्कस करने के बाद आपको पता चला होगा क्या इसमें दोनों में क्या अंतर है, इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो एवरेज में हमेशा 2 पॉइंट डिफाइन किया जाता है, इंस्टेंटेनियस में केवल और केवल 1 पॉइंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल कितना पॉइंट डिफाइन करते हैं, 1 पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए यहां पर हम लोग 1 पॉइंट जब हो तो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करेगा, और 2 इंटरवल ऑफ टाइम हो तो एवरेज रेट को डिफाइन करेगा। एवरेज रेट में हमको कोई जरूरत नहीं है ग्राफ में स्लोप तुलोप लगाने का, क्योंकि डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि 2 पॉइंट है, 2 का चेंज निकाल सकते हैं, 2 टाइम है, 2 टाइम का गैप निकाला जा सकता है। लेकिन यहां जब देखे तो यहां पर एक ही पॉइंट दिया, जब 1 पॉइंट दे दे उस समय आपको दिमाग में लाना है टेंजेंट तब खींचना है, क्योंकि इसका अगर डिफरेंस निकालिएगा t - t, इसका डिफरेंस निकालिएगा c - c, तो क्या होगा, दिक्कत आ सकता है। तो हमेशा याद रखना है दोनों में क्या डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है और एवरेज में क्या डिफरेंस, ठीक है। और एक छोटा सा नोट कर लेते हैं, यहां पर कभी कभी पूछ सकता है, अगर एवरेज है तो लिमिट लगा दीजिए। यहां पर अगर आप लिमिट लगाइएगा, लिमिट हो जाएगा r एवरेज, लेकिन लिमिट में t को बहुत छोटा कर दीजिए, t टेंड्स टू 0, तो हमेशा इसमें इंस्टेंटेनियस नेचर आ जाता है। कौन सा नेचर आ जाता है, इंस्टेंटेनियस। जैसे देखिएगा t बोल रहा है अप्रोक्स में 0, मतलब डेल्टा t को अप्रोक्स में 0 पहुंचाइए, डेल्टा t को अप्रोक्स में कहां पहुंचा दिए, 0। मतलब डेल्टा टी को अगर 0 करना, इसको सटाते चलेंगे, धीरे धीरे करके जब डिक्रीज होगा तो पर्टिकुलर पॉइंट जो 2 पॉइंट हो कन्वर्ट हो जाएगा 1 पॉइंट में। तो बोलिए t2 - t1 का वैल्यू कहां जाने लगेगा, 0 पे। तो देखिएगा जैसे जैसे ही पॉइंट सिकुड़ेगा कंसंट्रेशन भी आपका सिकुड़ेगा, और देखिएगा यही ग्राफ किसमें चेंज कर जाएगा, जब दोनों पॉइंट सिकुड़ जाए तो c मान लेंगे, दोनों टाइम कोलैप्स कर जाए तो t मान लेंगे। तो एवरेज को हम लोग इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि डेल्टा t का वैल्यू को 0 पहुंचा दे, ठीक है। तो इसीलिए लिखे हैं लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, r एवरेज कन्वर्ट हो जाएगा r इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में देखे, रेट ऑफ रिएक्शन कितना प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कि पर्टिकुलर रिएक्शन पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। थैंक यू।